यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आप लोगों को कक्षा 11वीं के भौतिक सब्जेक्ट का यहाँ पे मॉडल पेपर दिखाने वाला हूँ। इसमें जो प्रश्न है वो सबके सब मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। ऐसा नहीं कह सकता मैं कि यहाँ से 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। यहाँ से आपको कुछ प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर आपको ये प्रश्न पत्र सरल लगेगा तो समझ लो कि आपका जो त्रैमासिक परीक्षा बहुत अच्छा जाएगा। अगर ये टफ लग रहा है इसका मतलब आपका जो त्रैमासिक परीक्षा काफ़ी हार्ड जाएगा। तो आप इसके हिसाब से खुद तुलना कर लेना कि यहाँ पे जो प्रश्न है वो सरल आए हैं कि कठिन, क्योंकि सरल लगेगा तो आपको सरल ही प्रश्न मिलेगा और कठिन लगेगा तो कठिन प्रश्न आएगा। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं बता देता हूँ, और आपको कम से कम 15-16 अध्याय तक के है ना, तो 6 से 7 अध्याय तक के आपको पढ़ना है, ठीक है। बुकों में आप जिससे भी पढ़ाई करना चाहते हो कर सकते, गाइड से, परीक्षा बोर्ड से, जिससे भी करना चाहो कर लेना, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ प्रश्नों को। चलो पहला प्रश्न क्या है, भौतिक शब्द क्या है, इसका अर्थ लिखिए। तो भौतिक शब्द का मतलब होता है पदार्थ या पर्यावरण से होता है, ठीक है। पदार्थ या पर्यावरण को हम क्या कहते हैं, भौतिक शब्द कहते हैं। इसका अर्थ तो यही होता है कि पदार्थ या पर्यावरण के गुणों में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, भौतिक कहते हैं। तो आपको समझ में आ गई है। आगे देखो दूसरा प्रश्न क्या है, प्रकाश वर्ष क्या है, इसका मान कितना होता है। तो प्रकाश वर्ष के बारे में आप लोगों को पता है कि नहीं, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। प्रकाश वर्ष जो होता है इसे इस तरह से समझो कि एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष जो होता है वो लंबाई का मात्रक है, मापक लंबाई का मापक है। तो प्रकाश वर्ष क्या है, लंबाई को मापने का काम करता है। प्रकाश वर्ष क्या है पूछेगा तो क्या कहोगे, लंबाई का मापक है। और एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है वो कहलाता है एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है 9.46 गुणी 10 का 15 घात, याद रखना 9.46 गुणी 10 का 15 घात ये होता है। आसान है ना प्रश्न। आगे देखो, परिवर्ती गति में किसी क्षण विशेष में वस्तु के वेग को क्या कहते हैं। अब इसका आंसर क्या हो सकता है, शायद मुझे नहीं पता इसका आंसर, इसे देखना पड़ेगा। अब जो आसान है उसे मैं बता रहा हूँ, देखो बिना देखे मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे थोड़ा बहुत याद रहता है, बहुत सारी चीज़ें याद है क्योंकि मैं पढ़ाते रहते हैं इन टॉपिकों को। तो हो सकता है मैंने 9th में पढ़ाया, 10th में पढ़ाया, 11th में, 12th में, किसी न किसी क्लास में मैं विज्ञान को पढ़ा रहा था ना, तो मुझे याद हो जाता है ये टॉपिक। तो यहाँ पर देखो, सोनार शब्द का पूरा नाम लिखिए। सोनार शब्द का पूरा नाम, तो सोनार शब्द का हिंदी नाम होता है ध्वनि प्रसार होता है या ध्वनि संचार होता है। लेकिन इंग्लिश में अगर नाम देखा जाए तो एसओ का मतलब होता है साउंड, एन का मतलब होता है नेविगेशन, ए का मतलब एंड और आर का मतलब होता है रैंगिंग। तो ये होगा साउंड, नेविगेशन एंड रैंगिंग। आप हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, आपको नंबर मिलेगा। इसके बाद देखो, बिंदु शब्द किसे कहते हैं। बिंदु शब्द होता है, बिंदु शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है, एक मिनट मुझे समझना पड़ेगा। ये होता है मतलब जो वस्तु होता है, तो किसी वस्तु द्वारा अगर दूरी तय करता है तो दूसरी वस्तु जहाँ तक पहुँचना होता है, अगर उसका जो आकार है वो अधिक हो ना, तो उसे हम कहते हैं बिंदु वस्तु कहते हैं। क्योंकि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुँचने में एक बिंदु का साइज छोटा और दूसरे बिंदु का साइज बड़ा हो तब हम उसे कहते हैं बिंदु वस्तु कहते हैं। समझ में आ गया। आगे देखो, छठवां क्या है, अनिश्चित अंक किसे कहते हैं। इसे तो मुझे पता नहीं अनिश्चित अंक किसे कहते हैं। शायद अनिश्चित अंक और सार्थक अंक दोनों शायद एक ही होते हैं, है ना, शायद एक ही होता होगा, मुझे भी कंफर्म पता नहीं है। देखो, सदिश व अदिश राशि किसे कहते हैं, एक एक उदाहरण दीजिए। तो मैं ऐसे ही बता सकता हूँ सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है। सदिश राशि जिसमें दिशा परिणाम दोनों हो, सदिश कहते हैं। अदिश राशि जिसमें सिर्फ क्या हो, दिशा या परिणाम, शायद परिणाम बस हो ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिल गया। एग्जाम्पल क्या बता सकते हो, बल, त्वरण, वेग किसका है। अब ये आपको एग्जाम्पल को खुद देखना, ठीक है, मैं ये चीज़ नहीं बताऊंगा। यहाँ पे 9वां प्रश्न देखो, लेकिन देखो जैसे ही मैं बता रहा हूँ बिना देखे बिना कुछ किए, तो आपको ये सरल लग रहा होगा। बिल्कुल, अगर सरल लग रहा है मतलब ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आगे देखो 9वां में क्या लिखा है, जब नाव पर सवार व्यक्ति नाव से किनारे पर कूदता है तो वह नाव को अपने पैरों से पीछे की ओर दबाता है, क्यों। तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो। देखो, न्यूटन के 3 गति के नियम होते हैं, मतलब न्यूटन के 3 नियम होते हैं। तो तीनों नियम को अगर आप जान गए तो ये बना सकते हो। तीनों नियम को आपको जानना है। एक अनुक्रमानुपाती का नियम होता है, एक जड़त्व का नियम होता है, मतलब एक दूसरा बल का नियम होता है। पहला जड़त्व का नियम होता है और तीसरा नियम क्या है, बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। तो तीनों में से एक नियम लगेगा। अगर आपको ये पता है तो आप लगा सकते हो।
मुझे पता है आंसर क्या होगा, लेकिन आप लोग खुद सोचो। आगे देखो, अभिकेंद्री बल किसे कहते हैं, इसका सूत्र कह रहा है। तो अभिकेंद्री और अपकेंद्री दो बल होते हैं, अपकेंद्री और अभिकेंद्री। अभिकेंद्री अपकेंद्री, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ, मैं बहुत समय हो गया तो भूल गया हूँ। अभिकेंद्री शायद अंदर की ओर बल लगाता है, ठीक है, अंदर की ओर। तो जैसे टायर जैसे चल रहा है ना, आप जानते हो कि गाड़ी में टायर लगा होता है, तो टायर है अगर वो अंदर की ओर बल लगाए, सेंटर की ओर, बाहर से अंदर की ओर बल लगाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्री बल। और जो अपकेंद्री बल का मतलब होता है जो बीच सेंटर से बाहर की ओर बल लगा, जैसे कि गाड़ी जैसे चल रहा है तो पानी वाले जगह में जाने पर क्या होता है, पानी वाले जगह में जाने पर वो बाहर की ओर बल लगाता है ना, तो वो दूर छिटक जाता है। तो अगर वहाँ पे आप खड़े हो तो पानी आपके ऊपर जाएगा, तो ये क्या होगा, ये अपकेंद्री बल होगा। ठीक है, एक बार देख लेना, हो सकता है मैं परिभाषा उल्टा दे दिया हूँ, तो ये चीज़ चेक कर लेना। ठीक है, आगे देखो 11वां प्रश्न क्या है, 10 न्यूटन का बल किसी पिंड को बल की दिशा 60 अंश कोण पर 2 मीटर विस्थापन कर देता है, तो बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए कह रहा है। अब ये तो सॉल्यूशन वाला है, ऐसे ही मैं नहीं बता सकता इसको बिना सॉल्यूशन किए। आगे देखो, द्रव्यमान और भार में अंतर। तो द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है, ऐसी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, द्रव्यमान क्या होता है, हर वस्तु का द्रव्यमान होता है, लेकिन भार जो है हर चीज़ों का भार नहीं होता। जैसे हवा को आप नहीं नाप सकते, तो यही अंतर यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। ठीक है, जिस वस्तु का भार होता है वो द्रव्यमान कहलाएगा, सीधी सी बात है। अब जिसका द्रव्यमान नहीं है भाई, वो भार तो नहीं कहला सकता ना। तो ये आप समझ सकते हो, जिस वस्तु का द्रव्यमान होता है, जिस वस्तु का भार होता है वो द्रव्यमान कहलाता है, लेकिन जिसका द्रव्यमान होता है वो भार नहीं कहलाता है। आप इस तरह से समझो इसे। ठीक है, आगे देख लेना, इससे अंतर में कम से कम 2-3 आपको देखने को मिल जाएगा, बुक में आपको आसानी से मिल जाएगी इसके बारे में। मैंने अभी सिर्फ थोड़ी सी जानकारी बताया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है आपको पूरा एक्सप्लेन करने में। आगे देखो, किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर तथा समय का मात्रक मिनट लिया जाए तो जी का मान ज्ञात करो। तो जी का मान ज्ञात करना है। एक तो देखो, जी का मान का मतलब समझते हो, 9.8 मीटर प्रति सेकंड अगर ये कह रहा है, तो इतने समय के हिसाब से अगर स्पीड में चलता है, जानते हो ना, स्पेस में जाने के लिए जब रॉकेट बनाया जाता है तो उसके प्रति सेकंड स्पीड यही रहता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। इस स्पीड में जाने पर ही वो हमारे गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाता है, स्पेस से। ठीक है, जो 5 लेयर 4 लेयर पढ़ते हो ना, तो वही चीज़ है। तो उससे बाहर जाने के लिए इसे इतनी स्पीड में फेंका जाता है, या फिर इतनी स्पीड दी जाती है, तभी वो स्पेस में जाता है रॉकेट। ठीक है, इसका अर्थ यही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो ये भी सॉल्यूशन वाला है, तो बिना सॉल्यूशन किए ये हल नहीं होगा। अब यहाँ पे एक समान त्वरित गति के लिए समीकरण, 3 त्वरित गति होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो 3 त्वरित गति में से एक यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसे आसानी से बना सकते हो। पता है, बहुत आसान प्रश्न है ये त्वरित गति वाला, हल करना भी बहुत आसान होता है। आगे देखो, सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे सदिश दिया हुआ है, ए और बी दिया, इसका मान दिया है। अगर आई वाले को आई के साथ गुणा करोगे, जे वाले को जे के साथ, और 9 के को के साथ गुणा करोगे, तो कितना प्राप्त होगा भाई, यहाँ पे 3 और 6 और 2 8। ठीक है, 8 यहाँ पे हो गया, 3 इसका हो गया, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 9 18 9 27, ऐसे कुछ ना। तो इसको आप देख लेना। ठीक है, सदिश वाला बहुत आसान प्रश्न है। आगे देखो, यहाँ पे फायरिंग करते समय गोली ठीक लक्ष्य पर दागने की बजाय उसे थोड़ा सा ऊपर दागना चाहिए, क्यों? अब इसका कारण तो आपको खुद देखना है। ये भी न्यूटन के गति के नियम का ही एक क्या है, एग्जाम्पल है ना। तो एग्जाम्पल के बारे में आपको बताना है, तो कौन सा नियम लागू होता है, तो उस नियम को उपयोग करके आपको इसे बनाना है। तो मैं न्यूटन के गति के नियम बहुत ईजी है, इसलिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है उसमें, बस न्यूटन की गति को समझो और हल करो। आगे देखो, विराम कोण किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए। सिद्ध करें कि विराम कोण की स्पर्जा घर्षण गुणांक के बराबर होती है। अब इसका आंसर तो मुझे पता नहीं, सर्वेक संरक्षण के नियम ये भी मुझे पता नहीं है। ठीक है, ये बड़ा क्वेश्चन, इसलिए इसका आंसर मैं शॉर्ट में नहीं दे सकता, तो मैं डायरेक्ट कहूँगा कि इसका आंसर मुझे पता नहीं है। स्प्रिंग को खोजने वाला है, यहाँ पे किसी वस्तु पर लगाए गए गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, देखो रॉकेट नोदन के सिद्धांत लिखे, उसके तुरंत व्यंजक कीजिए, सिद्ध कीजिए प्रक्षेप। ये पूरा प्रश्न अब आप लोग देख लेना, बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन जो बड़ा प्रश्न है वो काफ़ी टफ लग रहा है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो छोटा तो नहीं रहेगा, बड़ा रहेगा, इसलिए देखने पे थोड़ा टफ लगा है। अगर ये प्रश्न अभी से आपको टफ लग रहा है तो सोचो कि आपका जो एग्ज़ाम का पेपर रहेगा वो काफ़ी टफ रहेगा।